फतह का ऐलान करने आई है। कितने पुरुमीद है हफीज शेख की जीत के हवाले से? 120% इंशाल्लाह। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने 169 वोट लिए हैं, 169 वोट लिए हैं, और शेख साहब ने लिए हैं 164 वोट। इमरान खान इंशाअल्लाह इस ऐवान से एतमाद का वोट लेंगे। नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन में इस्लामाबाद की सीट ऑपोजिशन इत्तेहाद से हारने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत ही अहम फैसला किया है। अब वो असेंबली से एतमाद का वोट लेंगे, क्योंकि आज हुकूमत की तमाम उम्मीदें और अंदाजे गलत साबित हुए हैं। आज हुकूमत अपने ही ऐवान में हार गई। कौमी असेंबली से अपोजिशन के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी जीत गए। कल कुल 340 वोटों में से यूसुफ रजा गिलानी ने 169 वोट हासिल किए। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हफीज शेख ने 164 वोट लिए, यानी हुकूमत के उम्मीदवार सिर्फ 5 वोटों से हारे। ये बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल थी नाज़रीन, इस वजह से कि हुकूमत और इसके इत्तेहादियों के अरकान की तादाद बनती है 181, अपोजिशन के अरकान की तादाद 160 बनती है। यूसुफ रजा गिलानी को मिलने वाले 169 वोटों का साफ और वाज़ेह मतलब है कि इन्हें हुकूमती इत्तेहाद के भी 9 वोट मिले हैं, और अभी तो 7 वोट मुस्तरद भी हुए। यूसुफ रजा गिलानी को मिलने वाले वोटों की तादाद देखते हुए कहा जा सकता है कि मुस्तरद शुदा 7 के 7 वोट हुकूमती इत्तेहाद के ही थे, और अपोजिशन का कोई भी वोट इधर उधर नहीं हुआ। यही सूरत हाल आगे चलकर मजीद दिलचस्प होती है, क्योंकि खवातीन की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार फौजिया अरशद को 174 वोट मिले, यानी कि हफीज शेख से 10 वोट ज्यादा। इनके मदे मुकाबल फरजाना कौसर को 161 वोट मिले। खवातीन की नशिस्त पर भी 5 वोट मुस्तरद हुए। इस बड़ी कामयाबी के बाद अपोजिशन इंदिया दे रही है कि अगला कदम वजीर आजम इमरान खान को घर भेजना होगा। मरियम नवाज ने ट्वीट किया, इमरान खान के पास वजीर आजम हाउस में रहने का कोई जवाब नहीं, वोट चोर कुर्सी चोर। जबकि तहरीक इंसाफ इन नताइज को चैलेंज करने का इरादा रखती। खान साहब में थोड़ी सी भी शर्म और हया है तो आज रात रिजाइन करते हैं, असेंबली तोड़ दें, क्योंकि यही उनके लिए निजात है। उनको समझ आ गई कि ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। जो आज ये नो कॉन्फिडेंस की बातें हैं, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये किस मुंह से, किस किरदार से ये इस किस्म की बातें करते हैं। बलूचिस्तान में कोई बड़ा अपसेट नहीं हुआ, बल्कि हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन ने अपने अपने अरकान के लिहाज से ही नशिस्तें ली हैं। पंजाब से 11 सेनेटर्स पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 5-5, कौफ लीग के हिस्से में 1 सीट आती है। नाज़रीन, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान साहब रहनुमा फारूक हबीब साहब। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बहुत बोल्ड फैसला है आपकी गवर्नमेंट का, इमरान खान साहब का, कि आप एतमाद का वोट लेंगे, ये जानते हुए भी कि अभी एक अपसेट शिकस्त आपको हुई है। सर, क्या उस एतमाद के वोट लेने से पहले आप तहकीकात नहीं करवाएंगे कि किस किस ने आपको बेट्रे किया, किस किस ने आपको धोखा दिया? हो सकता है वो आगे चल के भी इसी अंदाज में धोखा दे दे। देखिए, बात यह है कि वजीर आज़म इमरान खान जो है वो अपनी जात की तो लिए तो काम नहीं कर रहे, वो तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए जंग लड़ रहे हैं, और उनका मुकाबला पाकिस्तान के तमाम करप्ट टोले के साथ है, जो कि पीडीएम की शक्ल में 11 जमातों की शक्ल में इकट्ठा हुआ आपको नजर आ रहा है। और जहां तक रही बात एतमाद के वोट के हवाले से, तो ये फैसला भी वजीर आज़म इमरान खान ही ले सकते हैं। ये एक दलेराना फैसला है कि उन्होंने कहा कि मैं ईवान से एतमाद का वोट लूंगा, और वो लोग जो ये उम्मीद लगा कर, आस लगा के बैठे हुए हैं कि इमरान खान को जो है वो हम घर भेजेंगे, वो तो पिछले 2.5 साल से साजिशें कर रहे हैं, जहाँ पर उनको नाकामी पे नाकामी होती रही है। मैं समझता हूँ कि बड़ा फैसला किया है, दलेराना फैसला वजीर आज़म ने किया है, और इनके मुंह बंद कर दिए इस फैसले ने वजीर आज़म के। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ये ऐवान जो है वो वजीर आज़म के ऊपर एतमाद का इजहार करेगा। जहाँ तक रही बात आज के फैसले के, अपने बंदे का पकड़ेंगे आप। देखिए, मसला प्रॉब्लम पता क्या है सर? देखिए, खरीदने वाले तो हर दौर में मौजूद रहे हैं, लेकिन पहले बिकने वालों का तो पता करें। ये बिकाऊ माल सारा आपकी पार्टी में इकट्ठा हो गया। अली हैदर साहब, वो जो खरीदने वाले हैं वो तो कल वीडियो के अंदर ही सामने आ गए ना। उन्होंने तो वीडियो में कन्फेस भी कर लिया, गिलानी साहब के साहबजादे ने, कि वो वीडियो उनकी है जिसमें वो वोट जब्त करने का तरीका भी बता रहे हैं, और वोट खरीदने के रेट भी वो तय कर रहे हैं, जिसमें सिंध के वजीर बल्दियात नासिर अली शाह भी मौजूद हैं। उस मामले के ऊपर तो इनकी ये जीत नहीं है। ये आज नहीं सर, देखिए, आप दुश्मन का गिला क्यों कर रहे हैं सर? आपका अपना बंदा बिका है। देखिए सर, पूरा का पूरा बिकाऊ ये है। गिला सुन लेना, गिला नहीं मैं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ कि ये उस निजाम की बात कर रहा हूँ ना, जिस ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट की आज साबित हो गया ना। ये मुखालफत इस वजह से कर रहे थे कि इन्होंने जमीरों के सौदागर बनना था, खरीदो फरोख्त की मंडियां इन्होंने लगानी थी,
सिंध का तरक्याती बजट के जरिए जो पैसा इन्होंने यहाँ पर चलाया है वो पैसा आपके सामने आ गया है। हो गया साबित। कमीशन को तो मैं कार्रवाई तो अर्ज कर रहा हूँ, साबित हो गया, ये तो है ही चोर। आपकी जुबानी मैंने मान लिया ये तो चोर है। वो सर जो आपका बिकाऊ माल इस वक्त पूरी पार्टी में फैला हुआ है उसका क्या करेंगे सर आप? देखें, बात यह है कि जो लोग इसके अंदर शामिल होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और आप एक चीज ध्यान में रखें कि हमने 2018 में अपने 20 लोगों को उस वक्त भी फारिग किया था, उस वक्त भी निकाला था, लेकिन हम बात कर रहे हैं निजाम को ठीक करने के हवाले से, लार्जर ऑब्जेक्टिविटी को सामने रखते हुए कि क्या आज मैसेज दिया है, क्या आज पैगाम दिया है, आज किस जमहूरियत की फतह हुई है। आज तो जो है वो करप्ट निजाम की फतह हुई है। अच्छा, अब सर मुझे फारूक भाई साहब ये बताइएगा, लेट्स से सर अब बड़ी प्रैक्टिकल सी बात करने जा रहा हूं सर आपसे। लेट्स से आपने एतमाद का वोट लेने से पहले तहकीकात कर दी और एक तो 6 लोग तो ये निकल गए बीच में, इसको तो हम निकाल दें जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, आपके ओपोनेंट को वोट दिया, बाकी जो वोट जाया हुए उनमें से भी किसी न किसी की नीयत खराब होगी। 8-10 वोट तो निकल गए, अब ये वोट आपके हो गए यहाँ से फारिग, तो अब आप एतमाद का वोट कैसे लेंगे? देखें, बात यह है कि जो ये तमाम चीजें आ रही हैं, ये फौजिया अरशद को भी तो 174 वोट मिले ना, वो भी एक एतमाद का इजहार है। लेकिन उसके बावजूद वजीर आजम ने क्रीज से बाहर निकल के छक्का लगाया, गेंद स्टेडियम से बाहर फेंकी है, इनके मुंह बंद करवा दिए हैं, क्योंकि ये पैसा चलाया गया है। एक सीट के ऊपर, गिलानी की सीट के ऊपर इनका खास तौर के ऊपर फोकस था, वरना हमारे अगर वजीर आजम के ऊपर अदम एतमाद होता सर, आपके वजीर आजम पर ही तो हुआ एक तरह से देखा जाए। आप कहते थे हफीज शेख को मत देखो, इसके पीछे इमरान खान खड़ा है उसको देखो। हम कहते थे हफीज शेख तो आपकी पार्टी का हिस्सा भी नहीं है। देखिए, बात यह है, मैं आपको एक चीज बताऊं, चाहे कैंडिडेट कोई भी होता, हफीज शेख होते, उनके अलावा कोई भी कैंडिडेट होता, तो जो इन्होंने मनसूबाबंदी तैयार की हुई थी, गिलानी साहब को ये कैंडिडेट बना के इस वजह से लेकर आए थे इस्लामाबाद की सीट के ऊपर लड़ाने के ऊपर, इनकी ये तमाम तयशुदा मनसूबाबंदी प्लानिंग के तहत हुआ। ये वही सरप्राइज था जो सरप्राइज ये देना चाहते थे, नोटों से खरीदो फरोख्त करके, जिसकी ये भरपूर तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस की मुखालफत करते रहे। और सारे मरहले के अंदर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट 167, 168, 172 वो अट्रैक्ट होता है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक इसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? जो डस्का के 20 पोलिंग स्टेशन मांगने वालों को पूरा इलेक्शन रिकॉल। फरूख साहब, इसका मतलब सर ये है जो आप बात कर रहे हैं कि इसका मतलब है आपका वोट बिका है, इन्हीं बिकाऊ लोगों से आप दोबारा एतमाद का वोट लेंगे? बात ये है, वो लोग तो तमाम लोग तो आइडेंटिफाई होंगे ना, वो तो हो जाएंगे, लेकिन हमने असेंबली से, पार्लियामान से एतमाद का वोट लेंगे और वोट लेकर आप देखेंगे कि वजीर आजम के साथ खड़े होंगे। ये सर, जो जब वो आप आइडेंटिफाई करेंगे तो वो तो निकल जाएंगे ना सर बीच में से, तो आपके नंबर तो कम हो जाएंगे। मैं आपको जरा करेक्ट कर देता हूँ, उसमें मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। जो बात एक आ रही है बार बार मीडिया के हल्कों में भी, और अपोजिशन उसको पुश करने की चाह रही है कि वजीर आजम के ऊपर अदम एतमाद हुआ है। ये वजीर आजम के ऊपर अदम एतमाद नहीं है, इमरान खान के ऊपर अदम एतमाद नहीं है। इमरान खान के तो साथ वो लोग खड़े होंगे, पार्लियामान में जो हमारी अक्सरियत है वो लोग खड़े होंगे, लेकिन जो करप्ट प्रैक्टिसेस का हिस्सा बने हैं, जिन लोगों ने ये काम किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और वजीर आजम साहब ईवान से एतमाद का वोट भी हासिल करेंगे। और आप देखेंगे कि इस करप्ट टोले को भी शिकस्त होगी और इस निज़ाम का हम मुकाबला करेंगे और यूसुफ रज़ा गिलानी को हम डिस्क्वालीफाई भी करवाएंगे। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस वक्त भारी जिम्मेदारी के ऊपर जो है वो आयद हो चुकी है। किस बेस पे करवाएंगे सर? जो कन्फेशंस आ गए हैं उनके साहबजादे की, वोट जाया करने का तरीका, वोट डालने का तरीका, अच्छा, जो डील तो वोट जाया करना करप्ट प्रैक्टिस में आता है सर? ये तो शहरियार अफरीदी साहब ने भी कर दिया। फिर ये आप पीपीसी का आर्टिकल 171 पढ़ें, जिसमें कहा गया है कि वोटर को वोट जाया करने के हवाले से उकसाना, उसको उसके ऊपर तैयार करना, उसके ऊपर 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए का जुर्माना है। भाईजान, तो सर वो तो उनके बेटे को होगा ना, गिलानी साहब को तो नहीं होगा? ना, आप 168 पढ़ें। 168 क्या कहता है कि आपके बिहाफ के ऊपर भी अगर कोई बंदा ये काम करता है तो फिर भी आपके ऊपर वो चीज कानून लागू होगा। 168 इलेक्शन एक्ट 2017 का पढ़े। मैं कल रात की पिटीशन इलेक्शन कमीशन के सामने लेकर गया हूँ, जमा करवा के आया हूँ। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी है। ये कवानीन इसी इलेक्शन एक्ट 2017 को इसी असेंबली ने पास किया हुआ है, इसी असेंबली के अरकान ने पास किया हुआ है।
कवानीन बड़े वाज़ेह हैं, हम किसी को आंखें बंद नहीं करने देंगे। सर, ये जस्टिस खोसा साहब की जजमेंट मेरे सामने पड़ी हुई है, ये जज मरहूम एफआईआर भी दर्ज होगी, मरहूम जज अरशद मलिक के केस में जस्टिस खोसा साहब की मेरे पास जजमेंट है। उसका एक पैरा नंबर सर वो कहता है द पर्सन रिकॉर्डिंग एन ऑडियो टेप और वीडियो मे बी अ पर्सन हुज पार्ट ऑफ रूटीन ड्यूटीज इज रिकॉर्डिंग ऑफ एन ऑडियो टेप or video and he should not be a person who has recorded the audio tape or video for the purpose of laying a trap to procure evidence। यहाँ पर तो साहब नजर आ रहा है कि ये वीडियो बनाई गई थी टू ले अ ट्रैप एंड टू प्रोक्योर एन एविडेंस। एक मिनट अगर आप ये कह रहे हैं ये ट्रैप था या बाकी चीजें थी तो इसका मतलब ये है कि जो ये ट्रैप का हिस्सा बन रहे थे तो क्या वो इतने बेवकूफ थे या इतने जो है वो नासमझ थे या नाअहल थे, वो ये काम कर रहे थे और उस काम का आज तो अमली बेनिफिशियल कौन बन के निकला? यूसुफ रज़ा गिलानी बन के निकले। वोट बिके, वहां पर वोट गायब हुए, वोट जाया करवाए गए, उसका वो हिस्सा बने हैं भाईजान। यहाँ तो शहरियार अफरीदी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, उन्होंने भी वोट जाया किया सर। उनके सुन लेना, उनके साहबजादे इस चीज को कन्फेशन कर चुके हैं। शहरियार अफरीदी साहब का जो जहां तक मामला है, जो बंदा वोट जाया करता है वो जाया करके फिर बताता नहीं है कि मैंने जाया किया। शहरियार साहब से एक मिस्टेक हुई, उनसे वोट डालने में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट की, उनको बैलेट पेपर नहीं दिया, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन भी जमा करवाई, जबकि जरदारी साहब से भी बैलेट पेपर खराब हो गया था, लेकिन जरदारी साहब को बैलेट पेपर वापस मिल गया। नहीं, वो कास्ट करने से पहले बता दिया था उन्होंने, वो आपको कास्ट करने से पहले बताना होता। चले बैलेट पेपर इशू तो हुआ ना, वो एक अलग चीज है, टेक्निकलिटीज हैं, कास्ट करने से पहले होता है, लेकिन कास्ट करते दौरान अगर खराब हुआ उसके बाद उनको मिल तो गया ना। एक शख्स खुद बता रहा है कि मेरी उस वक्त तबीयत ठीक नहीं थी, दिमागी तौर के ऊपर वो उस तरह फोकस नहीं उसके ऊपर कर सके या उनको गाइड नहीं किया गया, उनका भी प्ली जायज थी। तो लिहाजा शहरियार अफरीदी वाले मामले को हम उस अंदाज से नहीं देख सकते, लेकिन वो लोग जो लोग इसका हिस्सा बने, जिन्होंने नहीं बताया, जिन लोगों ने वोट बेचे हैं, जिन लोगों ने ये काम किया है, उनको भी मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर नोटिस लेना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन का काम है ना, आर्टिकल 218 कहता है करप्ट प्रैक्टिस को आपने गार्ड करना है, आपने रोकना है, चोरी होने से पहले रोकना है, बाद में चोर को नहीं पकड़ना। यहाँ पर तो फिर हमारे सिस्टम की कमजोरियां तो सामने आ गई। आपको इस बात पे तशवीश नहीं होती है? एक लम्हा रुकिएगा सर, कि जितने वोट पीएमएलएन को पड़े, मैं इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ सर, उसमें से एक भी वोट ऑपोजिशन का डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, जबकि सारा बिकने वाला माल आपकी पार्टी में पड़ा हुआ था सर। आपको तशवीश नहीं होती है कैसे लोग इकट्ठे हो गए? अली हैदर साहब मेरी बात सुने, बिकने वाले की बात आप ना करें। मेरे पास अगर मैं रियासत के वसाइल इस्तेमाल करना शुरू करूं, जिस तरह सिंध हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, तो सर 50 करोड़ की ग्रांट दे तो रहे हैं आप एमएनए को। फर्क सुन लें। हम तारीख के उस दहाने पे खड़े हैं, इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ है, हाई मॉरल ग्राउंड लेके खड़ा हुआ है, वरना खरीदारी करनी हो तो सारी सिंध असेंबली आप खरीद ले, कल नोटों के जरिए क्या बात आप करते हैं? हम तो 50 करोड़ का फंड दे तो रहे हैं आप एमएनए को करने वाले हैं। और छोड़े 50 करोड़ पे यार, अगर किसी बंदे को पीने का साफ पानी मिलता है, स्कूल की छत मिलती है, उसके घर की सड़क मिलती है, पर तो ये क्या आपने देना नहीं था? आपने तो कहा था हम बल्दियाती इदारों को देंगे, हम इनको नहीं देंगे। तो हमने कहा, मैं आपसे वो एक अलग डिबेट, आप उस तरफ ना जाएं। वो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा हो चुका है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत पैसे खर्च होते हैं, वो किसी एमएनए एमपी सर, ये आपके लीडर ने कहा था ये रिश्वत होती है, और खासतौर पर इलेक्शन से 4 दिन पहले दी जाए तो किसी के अकाउंट में वो पैसा नहीं जाता। सर, आपके अपने लीडर के अल्फाज हैं, वो कहा करते थे कि ये जो फंड होता है ना एमएनए एमपी का, रिश्वत होती है। नहीं, वो उसके जुमरे में वो चीज नहीं आती। लेकिन यहाँ पर जो मामला हुआ, यहाँ पर तो कैश प्राइमरी देके लोगों को खरीदा गया ना। वो पैसा किसी जगह से तो आया होगा, किसी जगह से तो टीका लगा होगा ना, उसकी कीमत भी अवाम को अदा करनी पड़ती है। यहाँ करोड़ों रुपया लगा के पहले आते हैं, उसके बाद फिर अवाम को टीका लगाते हैं, अवाम को वो पैसा अदा करना पड़ता है। लेकिन ये करप्ट निजाम को तो अली हैदर साहब रुकना चाहिए ना। बिल्कुल रुकना चाहिए, सही कह रहे हैं। ऑब्जेक्टिविटी की बात करें तो क्या ये निजाम है? फिर आप इलेक्शन ना करवाएं, जाते जाते एक बात करते हैं सर, आप बोलियां लगवा लिया सर, एक बात जाते जाते करते सर, लगवा लिया करें। हर बंदा अपने नहीं, आप ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूं सर, जाते जाते सिर्फ एक दफा कर ले बात सर, एक बात करते सर, रिश्वत देने वाले पे भी लानत, लेने वाले पे भी लानत। ऐसे ही है, बड़ा माड़ा सा है, ऐसे ही कहा सर आपने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फरूख हबीब साहब, कीमती वक्त का। आगे बढ़ेंगे नाजरीन। आज तहरीक इंसाफ के साथ जो अपसेट हुआ, इससे बचने के लिए इसने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी। कानून साजी लेकर आई थी, ऑर्डिनेंस लेकर आई, वीडियो सामने आने के बाद बावेला किया गया, इलेक्शन कमीशन भी गई, अपने अरकान को धमकियाँ भी दी, फंड्स का लालच भी दिया। तहरीक इंसाफ ने हर वो हरबा आजमाया
कि सेनेट इलेक्शन इसके वोट ना बिके ना टूटे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ज़ाती तौर पर मुतहर्रिक हुए, पार्लियामेंट हाउस में अपने चैम्बर में डेरे लगाए, अरकान असम्बली से मुलाकातें की, उनके शिकवे शिकायतें सुने। हालांकि इससे पहले अरकान असम्बली शिकायत करते थे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब उन्हें वक्त नहीं देते। हुकूमती अरकान को तरक्याती फंड्स का लालच भी दिया गया। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने पुराने मौक़िफ़ से यू टर्न लिया। अरकान असम्बली इंकशाफ कर चुके हैं कि इन्हें 50 करोड़ रुपए तक की रकम ऑफर की गई। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक फंड्स रिलीज़ भी हो गए और आइंदा साल के भी खान साहब ने बात की है कि हम इतने अमाउंट तक कोशिश करेंगे कि आपको दे दिए जाए। अभी तो 15 करोड़ का उन्होंने रिलीज़ किया है। ऐलान तो जो खान साहब ने किया है वो 50 करोड़ का किया अगले बजट में। पहले 15 करोड़ का फंड्स जो है वो उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन अब बढ़ाने की बात की, 50 का वादा कहा, ऐलान कर दिया था। फंड्स बढ़ाने का जी प्राइम मिनिस्टर ने भी जिक्र किया था और बाकी भी टीम ने कहा था कि हम बढ़ाएंगे। तहरीक इंसाफ ने कानून साजी के जरिए भी कोशिश की कि इसके अरकान असम्बली किसी और जमात से पैसे लेकर इसको वोट न डालें। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने के लिए आईनी तरमीम लेकर आई। हालांकि इसे मालूम था कि तरमीम के लिए मतलूब 2/3 अक्सरियत इसके पास नहीं है। हुकूमत ने ओपन बैलेट के लिए ही सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भी दायर किया। रेफरेंस के साथ ही एक सदारती ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया कि इलेक्शन के बाद पार्टी सरबराह या इसका नामजद करदा कारकुन अपने अरकान के वोट देख सकेगा। सदारती ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट के हतमी राय से मशरूत किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन को तरगीब देने की भी कोशिश की कि ओपन बैलेटिंग में इसी का फायदा है, अगर खुफिया बैलेटिंग हुई तो अपोजिशन हार जाएगी। हमारे लिए अपनी जितनी हमारी सीटें हैं उनसे ज़्यादा हम ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि यही लोग रोएंगे जबकि देखें जी तहरीक इंसाफ की सीट से ज्यादा मिल गए हमें सेनेटर्स, ये लोग रोएंगे, अभी मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन यहाँ भी तहरीक इंसाफ की तदबीरें काम ना आई। सुप्रीम कोर्ट की राय आई कि वोट खुफिया तो होगा लेकिन हमेशा के लिए खुफिया नहीं रहेगा। राय आने के बाद हुकूमत का वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल वफ्द चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास चला गया और इनसे दरख्वास्त की कि वो वोट की शनाख्त का तरीक़ाकार वाज़े करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बैलेट पेपर नाकाबिले शनाख्त ही रहेगा। इस पर तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की राय को भी कमजोर करार दिया। जब सुप्रीम कोर्ट कोई राय देगी वो तमाम इदारों के ऊपर बाइंडिंग है। तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जिस तरह से हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग है, इसी तरह से इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बाइंडिंग है। और ये कहना कि अगरचे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ये है लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है या हमारी तैयारी नहीं है, ये काफी कमजोर दलील है। सेनेट इलेक्शन से पहले बहुत अहम मौके पर बहुत अहम वीडियोस भी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट केस सुन रही थी तो 3 साल पहले की एक वीडियो अचानक मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें अरकान मुबैना तौर पर वोट फरोख्त करने के एवज पैसे वसूल करते दिखाई दिए। इस मुबैना खरीदो फरोख्त के लिए तहकीकाती कमेटी भी बना दी गई। फिर जब सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बैलेट पेपर नाकाबिले शनाख्त ही रहेगा, तो वीडियो और ऑडियो सामने आई जिनमें यूसुफ रजा गिलानी के बेटे किसी रुकन को वोट जाया करने का तरीका समझा रहे थे। सिंध के सूबाई वजीर की मुबैना ऑडियो टेप में वो तहरीक इंसाफ अरकान को लालच देते सुनाई दिए। इन वीडियोस के सामने आने के बाद तहरीक इंसाफ यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करार दिलवाने के लिए इलेक्शन चली गई। हज़रत गिलानी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले वो इकबाल जुर्म के मुतरादिफ है और अब हम हाजिर हुए थे इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन की अब जिम्मेदारी है कि वो रेफरेंस करे यूसुफ रजा गिलानी साहब के खिलाफ और उनको इलेक्शन लड़ने से नाअहल डिक्लेयर किया जाए। लेकिन नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की कोई भी हिकमत अमली कामयाब ना हुई और आज यूसुफ रजा गिलानी हुकूमती इत्तेहाद से भी 9 इजाफी वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं। इसके बाद अब PDM की स्ट्रैटेजी क्या होगी नाज़रीन? एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद पूछेंगे सरदार लतीफ खोसा से। इस वक्फे के बाद नाज़रीन, सेनेट इलेक्शन के सबसे बड़े अपसेट के बाद अपोजिशन का एतमाद आसमान को छू रहा है। यूसुफ रजा गिलानी की फतह ने कौमी असम्बली में हुकूमत की अक्सरियत पर सवालिया निशान लगा दिया। बज़ाहिर यूं लग रहा है कि हुकूमत बनाने की मतलूबा हिमायत इमरान खान के हाथ से फिसल चुकी है। सेनेट की एक नशिस्त का गैर मुतवक्के नतीजा एक नए सियासी मंजरनामे की बुनियाद रख रहा है। एहतजाजों, मुजाहरों, जलसे जुलूसों से थकी हारी अपोजिशन की तहरीक फैसला कुन मरहले में दाखिल होती जा रही है। आखिर हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन ने अपने पत्ते शो कर ही दिए। आज बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुतालबा किया है कि हुकूमत की मतलूबा हिमायत खो देने के बाद अब इमरान खान को घर चले जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने तहरीक अदम एतमाद का भी इंदिया दिया है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने पहले ही ऐलान कर लिया था
कि सेनेट इलेक्शंस के बाद मार्चेस भी होंगे और अदम एतमाद भी होंगे, लेकिन हम अपना टाइमिंग खुद चूज़ करेंगे कि हम कब अदम एतमाद का हथियार इस्तेमाल करना चाहेंगे और कहाँ इस्तेमाल करेंगे। बिलावल भुट्टो की तरह मुस्लिम लीग नून भी यूसुफ रजा गिलानी की फतह को हुकूमत की तब्दीली के तौर पर देख रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर भी कह चुके हैं कि अब हुकूमत के घर जाने की राह हमवार हो गई है। अपोजिशन के इन अज़ाइम पर हुकूमत की जानिब से कड़ी तनकीद की जा रही है, लेकिन मामला ये है कि इस दिन के लिए अपोजिशन कई दिनों से मुंतज़िर थी। शायद इसी मुमकिन कामयाबी की बुनियाद पर दावा किया जा रहा था कि हो सकता है हुकूमत को गिराने के लिए लॉन्ग मार्च की जरूरत ही ना पड़े। गुजरात वाले तक ही खत्म हो जाएगा कि आगे नहीं जाएगा। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए, लेकिन अदम एतमाद, हतमी फैसला और लॉन्ग मार्च की तारीख तो अभी दूर है। इससे पहले अपोजिशन सेनेट में तब्दीली लाना चाहती है, इस दाग को धोना चाहती है कि जो 1.5 साल पहले चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में लगा था। आज के बाद सेनेट में PTI अक्सरियती पार्टी होगी, लेकिन अपोजिशन का फैसला है कि यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट होंगे। सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में स्पीकर ऑफ द हाउस मुंतखब हुआ था। सदर ज़रदारी के दौर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हुआ था, और आज के बाद इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन सेनेट भी मुंतखब होगा। यूसुफ रजा गिलानी की फतह को पूरी अपोजिशन अपनी फतह करार दे रही है। ये कामयाबी अपोजिशन के लिए इंतहाई कीमती है, क्योंकि गुज़िश्ता 2.5 साल में हुकूमत के हाथों अपोजिशन कई बार शर्मिंदगी उठा चुकी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल अगस्त 2019 में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक थी। लेकिन इजाफी वोट होने के बावजूद अपोजिशन बुरी तरह इस तहरीक में नाकाम हुई थी। इसी तरह गुज़िश्ता बरस FATF के कवानीन की मंजूरी के मौका पर भी अपोजिशन अपनी असल ताकत जाहिर नहीं कर सकी थी। इसके अलावा PDM की तरफ से ऐलान किया गया था कि 31 जनवरी के बाद वो तमाम असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाएगी। हत्ता के इस्तीफों के मामले पर भी मुतज़ब्ज़ब बिलावल भुट्टो ने ऐलान भी किया था कि सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देंगे। अगर सिंध हुकूमत का और नेशनल असम्बली के कुर्बानी देना पड़े इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, इमरान और इनके सहूलतकारों को निकालने के लिए, पीछे हटाने के लिए, तो फिर हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। 31 दिसंबर तक तमाम अरकान असम्बली अपने अपने इस्तीफे अपने पार्टी लीडर्स के पास जमा करा देंगे। इससे पहले 2019 में भी मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को घर भेजने की नीयत से इस्लामाबाद का रुख किया था और बार बार ऐलान किया था कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे के बगैर वापस नहीं जाएंगे, लेकिन फिर 14 दिन के धरने के बाद इन्हें खुद ही अपने घर वापस जाना पड़ गया था। नाजायज हुक्मरानों का तख्ता पलट दे, अब तुम्हारी हुकूमत नहीं है, अब तुम पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं हो। मुज़ाकरात से पहले इस्तीफा ज़रूरी होगा ताकि इस्तीफे के बाद की सूरत हाल पर मुज़ाकरात किए जा सकें। अपोजिशन को बार बार अपनी एहतजाजी हिकमत अमली में नाकामी का मुंह देखना पड़ता रहा और आखिर साबिक सदर आसिफ जरदारी मैदान में आए और उन्होंने अपोजिशन को मशवरा दिया कि सिस्टम से बाहर नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर रहकर हुकूमत को घर भेजने की कोशिश करें। कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। हो सकता है मैंने ये काम पहले किए हों, मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया, तो आज भी हम इमरान खान क्या चीज है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं। इसके बाद अपोजिशन ने सड़कों पर एहतजाज को मौखर किया, ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लिया, सेनेट में भी हिस्सा लिया और अब पार्लिमानी रास्ते से तब्दीली की राह हमवार होती दिखाई दे रही है। यूसुफ रजा गिलानी की जीत ने अक्सरियती हुकूमत को अक़लियती हुकूमत ने बदल दिया। अब इमरान खान को साबित करना पड़ेगा कि उनके अक्सरियती वोट अब भी उनके साथ हैं। हुकूमत की जानिब से कहा तो जा रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाएंगे, लेकिन वहाँ हुकूमत को यह साबित करना होगा कि अली हैदर गिलानी की सामने आने वाली वीडियो का करप्शन से कोई ताल्लुक है। अगर हुकूमत ये साबित करने जाएगी तो सबसे पहले अली हैदर गिलानी को मिलने वाले अपने 4 MNAs को भी सामने लाना होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई भी करना होगी। इन 9 अरकान को भी सामने लाना होगा जिन्होंने हफीज शेख की बजाय यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिया, और फिर पैसों के लेन देन के सबूत भी देना होंगे। इन अरकान को भी सामने लाना होगा जिनके वोट फौजिया अरशद को तो ठीक पड़ते हैं, लेकिन हफीज शेख की बारी इन्हें निशान लगाना भूल जाता है। हुकूमत और अपोजिशन का आइंदा क्या लाएअमल होगा, इस पर बात करेंगे। मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब सरदार लतीफ़ खोसा साहब। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, अदम एतमाद की तहरीक का फैसला अभी होगा, अभी जो मीटिंग बिलावल हाउस में हो रही है उसमें होगा, क्या फैसला होगा? क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ने तो कह दिया, ऐलान कर दिया कि वो एतमाद का वोट लेंगे, लेकिन आपने भी कहा था कि आप अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे।
नहीं, अभी मैं जा रहा हूँ बिलावला उसमें. आई थिंक व्हाट वी आर गोइंग टू सजेस्ट इज के लेट द इट शुड बी डिमांड ये हमारी तरफ से होगी और होनी भी चाहिए कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें प्राइम मिनिस्टर साहब. उसमें फ़र्क होता है. वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में प्राइम मिनिस्टर को दिखाना पड़ेगा 51% ऑफ द नेशनल असेंबली मेंबर्स का शो करना पड़ेगा कि उन्हें अभी भी कौमी असेंबली में अददी बरतरी हासिल है. वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बाद की बात है. हम क्यों कर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जी क्या अपने सर पे लें कि हम उनके खिलाफ, बिकॉज हुकूमत की मशीनरी जो होती है किसी को माने रख सकती है और अगर कोई मेंबर्स ना जाए उस सूरत में तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो सकती है. लेकिन इसके बरक्स वोट ऑफ जब कॉन्फिडेंस को लेना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को, जो उनको लेना चाहिए क्योंकि उनके 1-to-1 का ये मुकाबला था. शेख हफीज़ जो हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर और उनके एस प्लेयर थे. उनके मुकाबले में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो है 169 वोट्स लिए जबकि उसने 164 लिए. तो इसका मतलब है 172 जो मैजिक फिगर है 172 से आप अब देखें कि उनके 7 वोट कम हैं. इसलिए अददी जो है बरतरी वो कायम नहीं रख सके और जब अददी बरतरी लीडर ऑफ द हाउस कायम ना रख सके तो ही हैज़ टू स्टेप डाउन. और इसलिए हम ये तकाजा करेंगे कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें और जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना मिले तो प्राइम मिनिस्टर जो है सुबुकदोश हो जाता है, फारिग हो जाता है हाउस से. सो हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम उनको इंसिस्ट करेगी पीडीएम कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें बिकॉज यू हैव लॉस्ट वो तो आप मान गए ना सफर साहब ऑफ द हाउस. और यही जमहूरियत जो है मुतकाजी है इसी चीज की. सो ही हैज टू नहीं. लेकिन खोल साहब यहाँ पे देखिए सर एक और दलील भी दी जाती है, वो ये है कि जो हफीज शेख साहब हारे हैं वो बतौर उम्मीदवार अपनी ज़ात जो कि उनकी इन्वॉल्व थी और वो एक ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी बहुत कम शनासाई थी बाकी पीटीआई के बाकी कारकुनान से, बाकी एमएनए से. एक ये वजह है. उसके बरअक्स अ वेरी अननोन फेस जो है बुशरा साहिबा वो जीत गई. तो अगर वो जीती है इसका मतलब है तहरीक इंसाफ पर तो एतमाद है. हाँ कुछ नाराजियां थी एमएनए की, वो हफीज शेख से थी उनका जिसका उन्होंने इजहार कर दिया. लेकिन एक तरफ अगर हार हो रही है तो यहां पर तहरीक इंसाफ की जीत भी तो हो रही है. अली यही बयानिया चल रहा है, मैं देख रहा हूं यही बयानिया चल रहा है. उनका थोड़ा सा रिडीमिंग फैक्टर जो है वो यही है जो आप कह रहे हैं. अरे भाई फीमेल कैंडिडेट का किसी को नाम भी आते थे और कोई किसी का उधर तवज्जो भी थी. वॉज एनीबॉडी पुश्ड एंड बॉदर्ड अबाउट दैट सीट? तमाम तर जो है कंसंट्रेशन इसी सीट पर थी. शेख हफीज वर्सेस यूसुफ रजा गिलानी और इसी पर ही सारा दारोमदार था. सभी बार बार कह रहे थे कि शेख हफीज बड़ी सेफली जीतेगा. प्राइम मिनिस्टर से लेके इंटीरियर मिनिस्टर से लेके प्लानिंग मिनिस्टर से लेके नेम एनीवन. उनके बाकी तो खैर एडवाइजर्स तो असिस्टेंट्स तो और स्पोक्स पर्सन को तो छोड़ दें, लेकिन पूरे जो इनकी काबीना के जो मरकजी किरदार हैं वो सारे कह रहे थे कि शेख हफीज जीतेगा. और जब प्लान बी पूछा गया कि अगर हार जाता है तो क्या हो, उन्होंने कहा प्लान बी का तसव्वुर ही नहीं हो सकता है. यानी इतनी उनको रऊनत और ओवर कॉन्फिडेंस थी कि वो समझ रहे थे. तो यही लिटमस टेस्ट था ये इमरान खान का और इस वफाकी हुकूमत के रहने के जवाज़ का. और अब इसलिए ये कहना कि चूंकि फौजिया बीबी है जो भी है उसका नाम, सॉरी माजरत के साथ मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं, भले वो पीटीआई ही की हों, जीती हैं, लेकिन उस पर किसी की तवज्जो ही नहीं थी, ना हमने कोई उस पर कॉन्सेंट्रेट किया. आप देखें जरदारी साहब ने जो है पहले दिन आकर यही कहा था और जरदारी साहब बहुत कैलकुलेटेड जो है पॉलिटिकल प्लेयर हैं. उन्होंने कभी ऐसी जो है बात नहीं की है जिसको वो पूरा ना कर पाएँ. और आप देखें उन्होंने पहले दिन कहा था, अगर मेरे आप हफ्ते 10 दिनों की जितने टॉक शोज में देखें, मैंने बड़े वसूख और यकीन से कहा था और मैंने उसमें बताया था कि कौन से फैक्टर्स होंगे. देखें इनके फैक्टर्स तो बड़े सिंपल हैं. आप पंजाब का ज़रा देख लें रिजल्ट. पंजाब का रिजल्ट क्यों कर यूनानिमस हुआ, क्यों कर हुआ? आपको इल्म है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने मोहतरम जरदारी साहब के साथ और दीगर पीडीएम के जो कायदीन हैं उनके साथ एक कंसेंसस डेवलप किया था. आपको वही घंटी जो है नजर आ जानी चाहिए थी. यानी आप ये कह रहे हैं कि ये अरेंज हिस्सा है जो गिलानी साहब जीते हैं, जो पंजाब में अरेंजमेंट हुई जिसमें चौधरी बरादरान इन्वॉल्व थे
और वहां पे पंजाब में तो सब बिला मुकाबला जीत गए, उसका बदला मिला है आपको आज गिलानी साहब की जीत की सूरत में? देखिए, ये मैं इसमें इस बारे में मैं नहीं जाता, लेकिन यकीनन एक फैक्टर ये है। फिर दूसरा फैक्टर आप देखें कि पीटीआई वाले, मुझे बताएं कि पीटीआई वाले अब्दुल कादिर का क्या ताल्लुक है? उनकी सारी पार्टी वहाँ बरहम हुई और फिर भी उसे इंडिपेंडेंट के तौर पर बाप को देकर इंडिपेंडेंट इलेक्ट करवाया है। और वो एटीएम यानी 70 करोड़ जो बात कर रहे थे, बात हमारे ऊपर करते हैं। भाई पैसा तो तुमने इस तरह निछावर किया है या लिया है जिस तरह जिसका मतलब है तसव्वुर भी नहीं हो सकता। अच्छा, फिर इसी तरह मुझे बताएं कि कराची में सिंध वाले क्यों ना इनसे नाराज़ हों? क्या वो अबड़ू साहब का कोई ताल्लुक था? सारी पार्टी नाराज़ है। और क्या फैसल वाडा साहब का कोई जो है सेनेटर अपना एमएनए होते हुए, वफाकी वजीर होते हुए सेनेट पे उनको वारिद किया गया? वो पार्टी सारी नाला थी। यहाँ शेख हफीज़ साहब को दिया गया। क्या शेख हफीज़ साहब का पीटीआई से कोई दूर नज़दीक का वास्ता और ताल्लुक था कि पीटीआई वाले उनको जो है वोट दें? क्यों कर दें? वो नाराज़गी में इसलिए रिजेक्ट हुए 7 वोट, और बाकी जो है वो नजर आ गया आपके सामने। अच्छा, खोसा साहब देखिए, एक तो आप पे आपका नहीं बड़ा पुराना लग रहा है सर, वो है हॉर्स ट्रेडिंग का, और ये आपकी हिस्ट्री जो है वो इस बड़ी काफी हद तक जो है उस पे कुछ मार्क्स लगे हुए हैं कि आप मैनूवरिंग करते हैं। पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, जरदारी साहब मैनूवरिंग करते हैं, चाहे बलूचिस्तान हुकूमत को घर भेजना हो, चाहे आपको अपना डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट लगवाना हो, ये तमाम काम आपकी झोली में पहले आके गिर चुके हैं, ये तमगे आपको मिल चुके हैं। अभी भी आप ये इल्जाम है कि ये जगह आपकी नहीं बनती थी जहां पे आपने बंदा खड़ा किया, अपना हॉर्स ट्रेडिंग की है आपने। जहाँ मैंने सुना है माशाल्लाह उनकी एक जफर मौज है सरकार की। वज़रा से लेकर एडवाइज़र से लेकर असिस्टेंट से लेकर स्पोक्स पर्सन से लेकर सारे यही लगे हुए हैं कि जी रिकॉर्ड हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। अरे भाई, रिकॉर्ड हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई है, वो तुम्हारी जो है रिकॉर्ड जालसाजी 2020-18 की जो है इलेक्शंस था, जिसमें सारा ब्लैकआउट हो जाता है 12 बजे के बाद, और फिर उसके बाद है रिकॉर्ड हॉर्स ट्रेड तुमने की जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है चेयरमैन सेनेट के खिलाफ 64 बंदों ने प्रेजेंट किया और 14 वोट गायब हो गए, और फिर आपने मिठाई बांटी और प्राइम मिनिस्टर हाउस में सेल में। रिकॉर्ड आपने किया है जो डस्का के इलेक्शंस में है। इलेक्शन कमीशन का ज़रा फैसला पढ़ लीजिएगा, आपको नज़र आता है कि रिकॉर्ड हॉर्स ट्रेडिंग किसने की है, और रिकॉर्ड जो है रिगिंग या जो भी एलिमेंट है करप्ट प्रैक्टिसेस किसने इस्तेमाल किए हैं। हमने कहाँ से देने थे पैसे? पैसे तो एटीएम सारी इनके करीब बैठी हुई है। ज़रा इनका एक एक बंदा तो देख लें। ये मोहतरम जो है अब्दुल कादिर साहब, इसका हदूद अरबा तो ज़रा देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि माशाअल्लाह किस तरह से है जो बारिश होती है धन और दौलत की। तो ये इन्होंने की है, जो कुछ भी किया है इनका देखें। इतने वोट ले जाना भी हमारे लिए एक अजूबा से कम नहीं है कि हफीज़ शेख साहब को 164 वोट भी मिल जाए, ये भी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है, इसलिए कि उनका वजूद यहाँ पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक़ है उनका। उन्होंने फिर बैग उठाना है और कल वापस अपने बैरूनी ममालिक में जहाँ वो माशाअल्लाह बड़े आराम से काम भी करते हैं, कमाते भी हैं, वहाँ चले जाएंगे वापस। उनका इस धरती के सियासतदानों के साथ क्या ताल्लुक़ है? कभी किसी से उन्होंने हाथ मिलाया? या नाम ही बता दें, 164 को छोड़ दें, 64 बंदों का नाम ही बता दें वो कि ये है, तब भी हम मान लें कि उनको है। उनको 164 मेरे हिसाब से कम जो है ये ज़्यादा वोट ही मिले हैं, और ये भी पूरा इमरान खान की कैबिनेट, और इमरान खान ने 4 दिन असेंबली में बहुत एहसान किया उन्होंने पार्लियामेंट पर। हमें दुआएं दें कि हमारी वजह से वो उनके पीटीआई के एमएनएज़ और पार्लियामेंटेरियंस को कम से कम इतनी इज्जत तो मिली कि इमरान खान साहब के साथ उनको हाथ मिलाने का मौका मिल गया, मुलाकात उनकी हो गई, और असेंबली में ज़ियारत हो गई मोहतरम इमरान खान साहब की। असेंबली में उनका 4 दिन 3 दिन आना हो गया। ये इतने जोर के बावजूद भी ये एक वोट उन्हें मिले 164। मेरे हिसाब से तो ये भी जो है उनकी अपनी क्वालिफिकेशन से बेड़ा गर्क तबाह करके रख दिया है पाकिस्तान की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेंगे ना, वक्फे के बाद माहिर कानून हमारे साथ होंगे, उनसे हम पूछेंगे कि अब इमरान खान साहब के पास, उनकी पार्टी के पास कौन कौन से कानूनी ऑप्शंस बचते हैं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि हम चैलेंज भी कर सकते हैं, इसको इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे, तो कौन कौन से कानूनी ऑप्शंस हैं वक्फे के बाद बताएं।
ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन, मारूफ माहिर कानून हैदर वहीद साहब ने हमें ज्वाइन किया। हैदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, अब हुकूमत ने फैसला किया है, एक तो वज़ीर आज़म साहब जो है वो एतमाद का वोट लेंगे। सर ज़रा इसका प्रोसीजर बताइएगा, ये क्या प्रोसीजर होगा, कितनी अक्सरियत उनको चाहिए होगी इसके लिए, और अभी जो सिचुएशन देखने में आई है क्या ये बाउंड करती है वज़ीर आज़म साहब को कि वो एतमाद का वोट ले? देखें, जो भी पार्टी जो है, जो भी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की, अगर जिस तरह इस दफा प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, बनस्बत की ऑपोजिशन अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए तो दोनों सूरतों में 172 वोट्स की मेजॉरिटी से एतमाद इस पॉइंट पे जो है कहना पड़ेगा कि वजीर आजम को लेना पड़ेगा। जिस सिचुएशन में वजीर आजम ने अपने आप को पाया है आज के सेनेट इलेक्शंस के बाद, वो कानूनी तौर पे उन्हें पाबंद तो नहीं करता, लेकिन ये तो सियासी तौर पे बहुत वाज़ेह है कि इस खासकर जो इस्लामाबाद की शिकस्त है, क्योंकि वो अक्कासी करती है कि नेशनल असेंबली में कितना इस वक्त मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को उन पे एतमाद है या उनके कैंडिडेट पे एतमाद था, क्योंकि उन्होंने खुद कैंपेनिंग की थी हफीज शेख साहब की। तो मॉरली भी और पॉलिटिकली भी और प्रैक्टिकली भी उनके लिए अब जरूरी हो गया था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लेने की सूरत में वो एक लेम डक बनते जाते, एक स्लो पॉलिटिकल डेथ की तरफ जाते, और वो कोई एतमाद जो है उनमें नहीं दिखाता, और उनके अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो उनसे मजीद दूर भी हो सकते थे। तो उन्होंने अब ये गैम्बल लिया है और वो चाहते हैं कि क्योंकि ये ओपन बैलेट होगा, उनको शायद ज्यादा एतमाद हो कि जो उनके मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो इस दफा खुल्लम खुल्ला बगावत नहीं करेंगे, और शायद ये भी बात मद्देनजर रखेंगे कि अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खान साहब को नहीं मिला तो वो असेंबलियां भी तोड़ सकते हैं, और इन्हीं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को फिर जाके फिर से इलेक्शन लड़ना होगा और इन्वेस्ट करके फिर से जीतना होगा। तो लिहाजा खान साहब के चांसेस थोड़े बहुत शायद सेनेट इलेक्शन जो सीक्रेट बैलेट है उससे हो सकता है कि कुछ कदरे बेहतर हों, लेकिन जो जिस तरह की डीमोरलाइजिंग आज की शिकस्त के बाद वो जाएंगे इस कॉन्फिडेंस मोशन में, तो इसमें कोई शक नहीं कि कोई चीज सर्टन नहीं है। इवन दो ओपन बैलेट होगा और जो है वो खुल्लम खुल्ला बगावत अमूमन कम होती है इस तरह वजीर आजम के साथ जब वो खुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने जाएं, लेकिन इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत अच्छा, ये बताइएगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में चूंकि हम देखते हैं कि चंद एक बिल्स ऐसे होते हैं, आई गेस अगर मैं गलत नहीं हूं तो फाइनेंस बिल के अलावा आप पार्टी लाइन क्रॉस नहीं कर सकते हैं, आपको पार्टी पॉलिसी फॉलो करना पड़ती है व्हेन यू हैव टू वोट। तो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए खान साहब जाते हैं और लेट से कोई ऐसा अजूबा होता है कि कोई आदमी जो है वो उनके हक में वोट नहीं देना चाहता, तो क्या फिर उस पर वो 18वीं तरमीम में जो पार्टी पॉलिसी के इनहराफ से आपकी रुकनियत चली जाती थी, क्या वो उसूल लागू होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखें, बात यह है कि उनकी अपनी पार्टी में ही से और जिन लोगों ने उनको इलेक्ट कराया है उन्हीं में से तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको लेना है। अगर कोई उनके लिए वोट ना करना चाहे बिलफर्ज, तो वो बिल्कुल फ्री है कि वो उनके लिए वोट ना करे। तो उनको अब दिखाना है कि मेरे पास मेजॉरिटी ऑफ द हाउस का एतमाद है, क्योंकि वो इस हाउस के लीडर ऑफ द हाउस हैं। तो अगर वो लीडर ऑफ द हाउस हैं और अगर तो वो एतमाद खो बैठे हैं, जिसकी तरफ इशारा यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी जो है वो करती है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो मैटर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेजिस्लेशंस हैं, जो अवाम में भी एतमाद है, मीडिया के थ्रू जो बात यहाँ होती है, ये सारी बातों में खान साहब जो है वो एक लेम डक और पॉलिटिकल स्लो डेथ की तरफ चले जाएंगे। इसलिए वो जा रहे हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, और ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनको अपने ही उन लोगों में से जिन्होंने उनको वोट दिया है उन्हीं को फिर से अगर वो रिवाइव करके वोट दिलवा सकें तो भी ये काफी होगा। और अगर ये फिर एतमाद उनके पास नहीं। अच्छा हैदर साहब, दूसरी बात जो की जा रही है, वो इल्जाम लगाया जा रहा है हॉर्स ट्रेडिंग का और करप्ट प्रैक्टिस हुई है। उसमें एक वीडियो जो मंजर आम पे आई उसमें वोट जाया करने की बात की गई थी और वोट जाया हुए भी हैं। गिलानी साहब के इलेक्शन के हवाले से बात कर रहा हूं। अब सर यहाँ पे क्या इलेक्शन कमीशन का काम होगा, वो एस्टैब्लिश करेगी, देखेगी इसको कि क्या करप्ट प्रैक्टिस हुई है नहीं हुई, गवर्नमेंट दरख्वास्त लेकर जाएगी, तब इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन लेगी? देखें, ज्यादा चांस तो यही है कि अगर कोई कंप्लेंट कुछ शराइत के साथ आती है तो फिर जांच पड़ताल इलेक्शन कमीशन को खासकर सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियन के बाद करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए ये महज कहना काफी नहीं है कि पार्टी लाइन से जो है हट के वोटिंग हुई है, क्योंकि ये तो सीक्रेट बैलेट ही नहीं बल्कि सेनेट का इलेक्शन और आइन जो है पूरी तरह इजाजत देते हैं, और इसीलिए सीक्रेसी बैलेट की वहां पे सैक्रोसैंक्ट थी कि आपको पूरी तरह जो है खौफो खतर के बगैर आप अपनी पार्टी से हट के वोट कर सकते हैं। और यहाँ पे बयानिया जो दूसरी तरफ का है वो ये है
कि जो पीटीआई के अपने एमएनएस थे उन्होंने ये देखते हुए, अवामी रद्द अमल देखते हुए और प्राइसेस और दीगर मामला देखते हुए उन्होंने ये सोचा कि हम जो है वो जहां अवाम का इतना रद्द अमल आ रहा है खान साहब के खिलाफ, तो हम अवाम के साथ खड़े हों। अब ये जाहिर है ये ज्यादा एक थियोरेटिकल और एकेडमिक और पॉलिटिकल बात भी लगती है, बट जब तक कि इसको झुटलाया ना जा सके फैक्ट्स के साथ, तो हम तो यही समझेंगे कि यही वजह बनी कि उनके एमपीज ने उनको वोट ना दिया। अगर तो कोई और वजह है, अगर करप्शन वजह है, तो उसके शवाहिद सामने आए, जांच पड़ताल यकीनन करनी पड़ेगी ईसीपी को सूरत में कि एक ठोस कंप्लेंट आती है, शवाहिद के साथ आती है, तो बेशक जो है उनको चाहिए कि फिर वो प्रोसीजर के थ्रू, ड्यू प्रोसेस के थ्रू। अच्छा सर, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइस दी थी कि सीक्रेसी इज नॉट एब्सोल्यूट और ये बाद में अयां भी हो सकता है जो वोट है, लेकिन सर ये वोट, अभी जो वोट डले हैं ये ट्रेसेबल नहीं है। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन के पास कोई और जरिया ऐसा होगा जिससे मालूम पड़ सके कि कौन था जिससे वोट नहीं दिए, और क्या इलेक्शन कमीशन ये करने का मजाज भी है, क्या उसको ये इख्तियार होगा? देखिए, इलेक्शन कमीशन का जो है ये अपनी ऑब्लिगेशन भी आर्टिकल 218 में कि वो साफ और शफाफ इलेक्शंस को जो है वो यकीनी बनाएं, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन जो है वो इलेक्शन से 2 दिन पहले आया था, तो इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया अपनी मीटिंग में कि वो जो दीगर इदारे जिनसे उन्हें मावनत हासिल करनी है उनको नोटिस करके कमेटी बना के फिर जब एक वक्त गुजरने के साथ जब वो ये फैसले करेंगी कि क्या बेस्ट तरीका हो सकता है इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने का, तो लिहाजा ट्रेसेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के ऐसे इस्तेमाल की तरफ वो नहीं गए जो कि 2 दिन में उनको नामुमकिन भी लग रहा था, और उन्हें वक्त भी चाहिए था कि एक ठोस प्लान बन सके कि जिससे फिर ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया जा सके। और इस वक्त लेकिन बहरहाल अगर कोई अभी भी कंप्लेंट आती है, शवाहिद के साथ आती है, तो पाबंद होगा ईसीपी के वो उस पर जांच पड़ताल करे। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इन केस अगर असेंबलियों तोड़ने की तरफ बात जाती है तो फिर क्या इलेक्शन जो है वो उसी तरह से 3 महीने की एक टर्म गवर्नमेंट आएगी और फिर उसी तरह जैसे जनरल इलेक्शन होते हैं वैसे ही होंगे? अच्छा, इसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को एग्जैक्टली करना क्या होगा, वो उसका प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, वो नेशनल असेंबली जो है वो डिसॉल्व करने का इख्तियार रखते हैं और उसके नतीजे में फिर जो है वो फ्रेश इलेक्शंस होंगे। खान साहब इस तरफ अगर जाएंगे तो वो इन अ वे, और हो सकता है ये बातें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सियासी तौर पे गर्दिश शायद करना शुरू करें। ऑपोजिशन जाहिर है उनके एतमाद की इरोजन दिखाएगी इससे, और हुकूमत में जो है ये बात फैलेगी कि आप एमपीज जिन्होंने गिलानी साहब को अगर वोट दे भी दिया, एक सीक्रेट बैलेट में दिया, लेकिन अगर आप खुला एक बगावत की तरफ चले जाते हैं तो फिर ये असेंबलियां में खत्म कर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कीमती वक्त, आपकी कीमती राय का। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।